अगला हम पढ़ेंगे संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर की परिभाषा है दो स्वरों की मेल से, दो स्वरों की मेल से जो स्वर बनते हैं उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। दो स्वरों की मेल से जो स्वर बनते हैं उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। वे हैं, इनकी संख्या है 4, ये 4 होते हैं। ए आई ओ औ, ए आई ओ औ, इनकी संख्या 4 होती है। अगला है चौथा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर की परिभाषा है जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वर का 3 गुना समय लगता है, हास्य स्वर का 3 गुना समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वर का 3 गुना समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं ओम हे राम फुट्स। उदाहरण के तौर पर ओम फुट्स हे राम फुट्स और ओम हे राम फुट्स। जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं ओम, तो समय ज़्यादा लगता है, और इसी तरह हे राम का उच्चारण करते हैं हे राम। इस तरह फुट्स का उच्चारण करते हैं तो फुट्स, इससे समय ज़्यादा लगता, 3 गुना समय लगता है। अगला पॉइंट है प्लुत स्वर का प्रयोग नाटक लिखने में गायन के राग में। प्लुत स्वर का प्रयोग नाटक लिखने में गायन के राग में किसी व्यक्ति को दूर से चिल्लाने में या रोने में प्रयुक्त किया जाता है। प्लुत स्वर का प्रयोग नाटक लिखने में गायन में किसी व्यक्ति को दूर से चिल्लाने में रोने में प्रयुक्त किया जाता है, रोने में प्रयुक्त किया जाता है। नोट में है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लेना। आ को शहीद वर्ण कहते हैं, आ को शहीद वर्ण कहते हैं। कुछ विद्वान संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर को एक ही मानते हैं, कुछ विद्वान संयुक्त स्वर को और दीर्घ स्वर को एक ही मानते हैं। इस प्रकार स्वरों के भेद 3 माने जाते हैं। इस प्रकार अगर आपको बता दें तो इस प्रकार स्वरों के भेद 3 माने जाते हैं। अगला पॉइंट है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप स्टार लगा के लिख लेना। कुछ विद्वान प्लुत स्वर को जोड़कर, कुछ विद्वान प्लुत स्वर को जोड़कर मूल प्लुत स्वरों की जोड़कर सब स्वरों की मूल संख्या, कुछ विद्वान प्लुत स्वर को जोड़कर स्वरों की मूल संख्या 12 बताते हैं। कुछ विद्वान प्लुत स्वर को जोड़कर स्वरों की संख्या 12 बताते हैं। वैसे मूल स्वर है 11, और कुछ विद्वान दीर्घ ऋ को जोड़कर, परंतु हमें हिंदी में स्वरों की मूल संख्या 11 ही मानना है, परंतु हमें हिंदी में कुल स्वरों की संख्या 11 ही मानना है। एक बार देख लेते हैं यहाँ से, कुछ विद्वान दीर्घ ऋषि और ऋलि को जोड़कर, परंतु हमें हिंदी में स्वरों की मूल संख्या 11 ही मानना, हमें हिंदी में स्वरों की मूल संख्या 11 ही मानना। अगला देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा के आप लिख सकते हैं। आयोग व स्वर, आयोग व स्वर 2 होते हैं, अंग और आहा। मैंने पहले भी बता दिया था आयोग व स्वर 2 होते हैं, अंग और आहा। स्टार लगा के है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लेना। पंडित किशोरीदास वाजपेयी द्वारा लिखा गया, बताया गया है, आयोग व स्वर ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। आयोग व स्वर ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है, इन्हें हम नपुंसक लिंग कहते हैं, इन्हें हम नपुंसक लिंग कहते हैं। अगला है अंग और आहा, अंग और आहा। एक आयोग व स्वर है, अंग अनुस्वार नासिक स्वर जिनका उच्चारण मुख से होता है, नासिक स्वर जिनका उच्चारण मुख से, नाक से होता है। अंग आहा है, विसर्ग हा से उत्पत्ति होती है, इसकी उत्पत्ति ह्रा से उत्पत्ति होती है, इसकी उत्पत्ति ह्रा से उत्पत्ति होती है। चलिए देखते हैं, अगले देखते हैं स्वरों के भेद। अगला हम पढ़ेंगे स्वरों के भेद। स्वरों के भेद 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यय के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर। प्रत्यय के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। पहले देखते हैं मुख की जीभ
के आधार पर, मुख के जीभ के आधार पर, मुख के जीभ के आधार पर है। पहला पॉइंट है अग्रस्वर। अग्रस्वर की परिभाषा है जिस वर्ण या स्वर के उच्चारण में, जिस वर्ण या स्वर के उच्चारण में मुख के जीभ का अगला भाग, मुख के जीभ का अगला भाग प्रयोग किया जाता है उन्हें हम अग्रस्वर कहते हैं। जिस वर्ण या स्वर के प्रयोग में मुख के जीभ का, मुख के जो मुख होता है उसकी जीभ का अगला भाग प्रयोग किया जाता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। अगले भाग का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम स्वर कहते हैं, अग्रस्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, इनकी संख्या 4 होती है। छोटा ई, बड़ा ई, ए आई, छोटी ई, बड़ी ई, ए आई। अगला देखते हैं मध्य स्वर। दूसरा नंबर है मध्य स्वर। मध्य स्वर की परिभाषा है जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के जीभ का, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के जीभ का मध्य भाग यानी कि बीच का भाग प्रयोग किया जाता है उन्हें हम मध्य स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के मध्य का माने बीच का भाग प्रयोग किया जाता है उन्हें हम मध्य स्वर कहते हैं। इसका एक होता है उदाहरण है आ, छोटा आ। अगला देख लेते हैं पश्च स्वर। अगला देखते हैं पश्च स्वर माने पीछे का स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के जीभ का पिछला भाग प्रयोग किया जाता है उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण के मुख का पिछला भाग यानी कि मुख के पिछला भाग प्रयोग किया जाता है उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 6 होती है। बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ आओ अं, ओ आओ और अं। अगला देखते हैं, अगला है दूसरा नंबर ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। पहला है वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर, वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर। दूसरा है अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी स्वर, दूसरा है अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी स्वर। पहले की परिभाषा है वृत्ताकार या अवृत्तमुखी स्वर की। जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोलाकार या वृत्ताकार हो जाते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोलाकार या वृत्ताकार हो जाते हैं उन्हें हम वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर कहते हैं, उन्हें हम वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, इनकी संख्या 4 होती है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, इनकी संख्या 4 होती है। अगला देख लेते हैं, दूसरा नंबर है अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी स्वर। अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी स्वर, इसकी परिभाषा है जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ वृत्ताकार न होकर, जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ वृत्ताकार न होकर फैले हुए या खुले हुए होते हैं उन्हें हम अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ वृत्ताकार न होकर, वृत्त यानी गोलाकार न होकर फैले या खुले होते हैं उन्हें हम अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या 7 होती है। इनकी संख्या है छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए आई री, ए आई ऋषि, जिसे ऋषि बोलते हैं। अगला हम पढ़ेंगे मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है समृद्ध स्वर, दूसरा है अर्ध समृद्ध स्वर, तीसरा है विवृत स्वर, चौथा है अर्ध विवृत स्वर। मुखाकृति के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। समृद्ध स्वर, दूसरा है अर्ध समृद्ध स्वर, तीसरा है विवृत स्वर, चौथा है अर्ध विवृत स्वर। समृद्ध स्वर को देख लेते हैं। समृद्ध स्वर की परिभाषा है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बहुत कम खुलता है या लगभग बंद रहता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बहुत कम खुलता है या लगभग बंद रहता है उन्हें हम समृद्ध स्वर कहते हैं। इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या 4 होती है। छोटी बड़ी, छोटो बड़ो। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बहुत कम खुला रहता है या लगभग बंद रहता है
उन्हें हम समृद्ध स्वर कहते हैं। इनकी संख्या होती है छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अगला देख लेते हैं अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर की परिभाषा देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण मुख्य समृद्ध स्वर की अपेक्षा, जिन स्वरों के उच्चारण के में मुख्य समृद्ध स्वर की अपेक्षा ज्यादा खुला रहता है या लगभग आधा बंद रहता है, उन्हें हम अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। उन्हें हम अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, ए और ओ, ए और ओ। अगला देख लेते हैं विवृत स्वर। अगला है विवृत स्वर, तीसरा पॉइंट। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग पूरा खुला रहता है, जिन स्वरों के उच्चारण में दोस्तों मुख लगभग पूरा खुला रहता है, उन्हें हम विवृत स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 1 होती है और ये है बड़ा आ। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग पूरा खुला रहता है, उन्हें हम विवृत स्वर कहते हैं। इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या होती है 1 और ए है बड़ा। अर्ध विवृत की बात करें तो अर्ध विवृत स्वर की बात करें तो इसकी परिभाषा है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवृत स्वर की तुलना में मुख कुछ कम खुला रहता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवृत स्वर की तुलना में मुख कुछ कम खुला रहता है, उन्हें हम अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। उन्हें हम अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। इनकी संख्या की बात करें दोस्तों तो इनकी संख्या 4 होती है और इनकी मूल संख्या 3 होती है। इनकी संख्या की बात करें तो छोटा आ, ए, ओ और आ, बड़ा आ। ये आगे चांद बिंदी लगी है, विसर्ग लगा, उसे वो चांद बिंदी लगी है। इनकी मूल संख्या की बात करें तो 3 होती है और इनकी पूरी संख्या की बात करें तो 4 होती है। दोस्तों हमारा इस वर्णमाला हमारा खत्म होता है। अब स्वर खत्म कर दिया है। अब पढ़ेंगे हम व्यंजन और उच्चारण के स्थान पर हम अगले पार्ट में करा देंगे कि किसका उच्चारण किस तरह होता है, किस तरह किया जाता है। अगले वीडियो में हम बता देंगे और अगर हम बताएं तो वीडियो लंबी हो जाती है, तो दोस्तों अगले पार्ट में हम बता देंगे। इसी तरह के वीडियो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वाला उच्चारण के स्थान पर या उच्चारण के आधार पर स्वर पढ़ेंगे। पहला है कंठ वर्ग। कंठ वर्ग में का वर्ग में का, खा, गा, घा, ंगा, आ, बड़ा आ, हा, विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान है कंठ और जीभ के नीचे का भाग। कंठ और ये जो कंठ है और जीभ के नीचे का भाग, इनका उच्चारण स्थान इसे बोला जाता है। कंठ और जीभ के नीचे के स्थान से इनका उच्चारण किया जाता है। अगला है तालव्य वर्ग। तालव्य वर्ग में चा वर्ग में है चा, छा, जा, झा, इया, छोटी ई, बड़ी ई। इनका स्थान है तालु और जीभ। इनका स्थान है तालु और जीभ। इनके स्थान तालु और जीभ से बोले जाते हैं। अगला है मूर्धन्य वर्ग। अगला है तीसरा मूर्धन्य वर्ग। टा वर्ग में आता टा, ठा, डा, ढा, इया, ऋषि, रा, सा। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा और जीभ है। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा और जीभ है। अगला देख लीजिए दंतव्य वर्ग में ता वर्ग ता, था, दा, धा, ना, ला, सा। ये दांत और जीभ से बोले जाते। इनका उच्चारण स्थान दांत और जीभ। दांत और जीभ है इनका उच्चारण स्थान। अब आ गया था पांचवा ओष्ठ वर्ग। ओष्ठ वर्ग में पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा, छोटाऊ, बड़ाऊ। ये दोनों ओठ से बोले जाते। ये दोनों ओठ से बोले जाते। इनका उच्चारण स्थान दोनों ओष्ठ है। अगला है नासिक प्रति अनुनासिक वर्ण। नासिक प्रति अनुनासिक वर्ण। इसका अंगा, इया, अणा, ना, मा। अंगा, इया, अणा, ना, मा। इनका उच्चारण स्थान है नाक। ये नाक से बोले जाते हैं। अगला है कंठ तालव्य वर्ण। कंठ तालव्य वर्ण ए, ऐ। इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। कंठस्थ ये संयुक्त स्वर हैं ए, ऐ, ओ, औ। इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। इनका
कंठ तालव्य वर्ण का ए ऐ का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु और जीभ। कंठ, तालु और जीभ से इनका उच्चारण होता है। अगला है कंठस्थ। कंठस्थ ओ औ, ओ इनका उच्चारण है कंठ और ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं। अगला है दंतौष्ठ। दंतौष्ठ वा फा, वा फा इनका उच्चारण स्थान है दंत और ओष्ठ। इनका उच्चारण दोस्तों दंत और ओष्ठ।